चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है शिखर एकेडमी के इस ऑफिशियल मंच पर। साथियों, मैं भूपेंद्र बामनिया आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपके बीच में आज हिंदी लेकर आया हूं और कोशिश करूंगा आपको प्रतिदिन हिंदी पढ़ाऊं, जो एक न्यू बेस के तरीके से मान सकते हैं आप। यदि आपका हिंदी कमज़ोर है तो मैं वादा करता हूं या जिम्मेदारी लेता हूं कि आप इस बैच को पढ़ने के बाद आपको हिंदी के किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, क्योंकि आपको साथियों इतने डीप और बेसिक या ट्रिक के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे कि हिंदी में बिल्कुल ना के बराबर समस्या आएगी, ऐसी हम अपेक्षा करेंगे। लेकिन कुछ बिंदु फिर भी कहीं ना कहीं छूट जाते हैं, जिन्हें हम लोग प्रश्नों के माध्यम से जब अभ्यास सीरीज करेंगे उसमें हम लोग सुधार कर लेंगे। ठीक है साथियों, तो मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा हिंदी का सामान्य परिचय दे देता हूँ, फिर इसके बाद आपको जो टॉपिक है उसके ओर बढ़ने की प्रयासरत रहूँगा। ठीक है साथियों, हिंदी का वेटेज की बात करें, यदि हम लोग व्यापम यानी जो आपकी पीईबी है उसकी बात करते हैं तो हिंदी आपकी एमपीएसआई तथा पटवारी और जेल प्रहरी में पूछी जाती है। एमपीएसआई की बात करते हैं साथियों, तो वर्तमान में सिलेबस चेंज होने का चल रहा है, लेकिन अभी सिलेबस चेंज नहीं हुआ तो वहाँ पर हिंदी कितने नंबर की आती है? 70 नंबर। यदि आप एमपीएसआई बनना चाहते हैं तो आपको हिंदी में कम से कम 70 नंबर की ओर कोशिश करना चाहिए, क्योंकि 70 नंबर आप ऐसा है जो आपको आसानी से सिलेक्शन दे देगा। लेकिन एक बात यह भी ध्यान रखना है हमें कि 70 नंबर तो होता है, ठीक है, लेकिन 70 नंबर आपके सिलेक्शन नहीं देंगे। इसके साथ में आपको इंग्लिश का भी ज्ञान होना आवश्यक है। इंग्लिश का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है साथियों? तो इंग्लिश के आपके 30 नंबर होते हैं जो सीधे सीधे आपको 30 नंबर देके चले जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं प्रिय साथियों, आपके हिंदी और इंग्लिश मिलाकर 100 नंबर हो गए। एमपीएसआई में कुल कितने नंबर का आता है पेपर? आपका 200 नंबर का पेपर आता है। क्या सहमत है आप? 200 नंबर में से आपके ये चले गए। इसके बाद आपने देखा मैथ्स रीजनिंग। मैथ्स रीजनिंग में साथियों बहुत ज़्यादा हाल ही के समयों में वेटेज बढ़ गया मैथ्स तथा रीजनिंग का। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग रीजनिंग की बात करते हैं और मैथ्स की, तो लगभग 35 से 40 नंबर आपके मैथ्स रीजनिंग से आ जाते हैं। इसके बाद आपके जीके जीएस का पार्ट बचता है, जो एमपी हिस्ट्री सब मिलाकर। एमपी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, जो कि आपके 15 से 20 नंबर का आपका एमपीएसआई परीक्षा में पूछा जाता है। बाकी शेष भाग आपका साइंस हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सभी से आपका पूछा जाता है। तो इस प्रकार से एमपीएसआई का सिलेबस होता है। लेकिन हम लोग एक हिंदी की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, तो हमें हिंदी के बारे में ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि एमपीएसआई का वीडियो अलग से बना लेंगे जिसके माध्यम से हम लोग विस्तार से चर्चा कर लेंगे। आइए साथियों, एमपीएसआई में हिंदी का वेटेज 70 नंबर का होता है। यदि आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, एमपी पटवारी की तैयारी करते हैं, तो वहाँ पर हिंदी आपकी सीधे सीधे 20 नंबर की आती है और 20 नंबर का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। पटवारी में साथियों कुल 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें आपकी हिंदी 20 नंबर की हो जाती है, मैथ्स रीजनिंग 20 नंबर का हो गया, कंप्यूटर 20 नंबर का हो गया, और आपका हो जाता है पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जो कि 20 नंबर का हो जाता है। इसके बाद जो बचा हुआ 20% है या 20 क्वेश्चन है, वो आपके जीएस के पोर्शन से लिए जाते हैं। ठीक है साथियों, और जेल फॉरेस्ट में भी आपका पूछा जाता है हिंदी, तो इस पॉइंट को हमको देखना है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक चीज़ स्टार्ट करी है, हिंदी श्रृंखला, जिसमें उम्मीद है, आशा है आपको अवश्य लाभ मिलेगा। चलिए हिंदी के बारे में आगे चर्चा करते हैं। तो हिंदी स्टार्ट करने से पहले आखिर हिंदी कैसे आई है, इसके बारे में भी हमें नॉलेज होना अनिवार्य है। तो हिंदी साथियों, हिंदी क्या है? एक प्रकार की भाषा है। क्या है? भाषा है। जब आपने देखा कि यहाँ पर हिंदी क्या है? आपकी भाषा, तो भाषा में भी एक प्रश्न बनता है, हिंदी भाषा, हिंदी क्या है? भाषा कहा आपने, और भाषा में भी क्या है? एक धातु है। धातु क्या है? भाषा में, भाषा किस धातु से मिलकर बना है? भाष धातु से मिलकर बना है। अब थोड़ा सा देखते हैं भाषा क्या होता है। अपने विचारों का आदान प्रदान करना, बोलकर
लिखकर या संकेत के माध्यम से करना ही क्या कहलाती है, आपकी भाषा कहलाती है। तो हिंदी भी कैसे, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में क्या होता है, हिंदी भाषी ज़्यादा लोग निवासरत है और सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा का बोला जाता है। तो हिंदी भी क्या है, आपकी भाषा हो गई। भाषा शब्द देखा तो आपका क्या हो गया, यहाँ पर भाष धातु निकलता है। भाष धातु निकल गया आपका। अब देखते हैं धातु क्या होता है। तो धातु क्रिया का वह मूल रूप होता है। क्या होता है, क्रिया का मूल रूप होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, यदि आपने भाषा देखा है तो हिंदी भाषा का भी विकास क्रम हुआ होगा। जो आज हिंदी पढ़ते हैं उसका भी कुछ न कुछ इतिहास रहा होगा। तो उसका हम देखते हैं हिंदी का विकास क्रम किस प्रकार से हुआ है। मुझे उम्मीद है, आशा है आपको इस वीडियो से अवश्य लाभ होगा। तो चलिए हम लोग हिंदी भाषा का विकास क्रम देखते हैं कि हिंदी आज के समय में किस प्रकार से उपयोग की जाती है, जो इतिहास में किस प्रकार से है। तो हिंदी भाषा का इतिहास जानने से पहले या हिंदी भाषा का विकास क्रम देखने से पहले हमें कुछ चीज़ें इतिहास के पोर्शन में भी जाना पड़ेगा। इतिहास वाले आशा सर बहुत अच्छे से बताएंगे, लेकिन हम लोग भी थोड़ा सा क्या बोलते हैं, दृश्य डालने का प्रयास करेंगे। चलिए अब देखते हैं हिंदी का विकास क्रम। हिंदी का विकास क्रम किस प्रकार से होता है उसको देखते हैं। जब भारत में साथियों प्राचीन समय में आर्यों का आगमन हुआ, जब ईसा मसीह के जन्म के लगभग 1500 साल पूर्व या अनेक साल, मुझे इतना ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन जब आगमन हुआ तब भारत में आर्य लोगों का प्रवेश हुआ और आर्य लोग अपनी भाषा को लेकर आए। तो प्राचीन समय में हमको हिंदी पढ़ने से पहले आर्य भाषा का बारे में नॉलेज होना अनिवार्य है, तभी हम हिंदी की ओर बढ़ सकते हैं या हिंदी को समझ सकते हैं। आर्य भाषा के साथियों 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, आइए देखेंगे हम लोग। तो आर्य भाषा के 3 भाग देखेंगे, आप देखेंगे 3 भागों में देख सकते हैं। तो हम लोग आर्य भाषा को एक प्राचीन आर्य भाषा में देखते हैं, इसके बाद मध्यकालीन आर्य भाषा में रख सकते हैं, और इसके बाद देखा जाए तो आधुनिक आर्य भाषा। इस प्रकार से हम आर्य भाषा को देखेंगे। ये आर्य भाषा का समय काल की बात करें साथियों, तो इसका समय काल आपका 1500 ईसा पूर्व से लेकर हम लोग आज तक के इतिहास की बात करते हैं। ठीक है, तो ये आर्य भाषा का कब से विस्तार हुआ है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर आज तक का आर्य भाषा का इतिहास देखते हैं। तो आर्य भाषा को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। अब प्राचीन आर्य भाषा है, तो प्राचीन आर्य भाषा के अंतर्गत आप देखेंगे प्रिय साथियों, तो आप कहेंगे आपकी हिंदी की आदि जननी कौन सी होती है, संस्कृत होती क्या। तो यहाँ पर देखेंगे संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा थी, संस्कृत भाषा। अब संस्कृत भाषा के भी 2 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो इसको देख लेते हैं। आपकी इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए, जिससे हम आसानी से और कम स्थान पर ज़्यादा चीज़ें पढ़ सकते हैं। चलिए, भाषा का विकास क्रम। प्राचीन आर्य भाषा के अंतर्गत कौन सी भाषा आ जाती है, संस्कृत भाषा। अब ये संस्कृत भाषा में भी 2 भाग हो जाते हैं। कौन कौन से, एक हो जाती है आपकी वैदिक संस्कृत हो जाती है। क्या हो जाती है, वैदिक संस्कृत। दूसरी हो जाती है आपकी लौकिक संस्कृत। ठीक है, चलिए, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। अब इसका समय काल कितना रहा होगा, भाषा का विकास क्रम कहाँ से हुआ आर्य भाषा का, 1500 ईसा पूर्व से लेकर आज तक की बात हो रही है। तो इसका भी विकास क्रम देख लेते हैं हम लोग कि आर्य भाषा का विकास क्रम, जो प्राचीन आर्य भाषा, उसका समय काल क्या रहा होगा। कुछ नहीं, 500 माइनस करना है 1500 ईसा पूर्व से लेकर आपका यहाँ पर 500 ईसा पूर्व तक इस भाषा का समय अवधि रही होगी। अब देखो, तो यहाँ पर वैदिक संस्कृत का कितना होगा, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 माइनस करना है, तो कितना रहा होगा, 1000 ईसा पूर्व तक रहा होगा। ठीक है, अब आपकी लौकिक संस्कृत की बात करते हैं।
तो लौकिक का 500 फिर माइनस कर दो। 1000 ईसा पूर्व से लेकर उसका समयकाल कितना रहा होगा, उसका समयकाल 500 ईसा पूर्व तक रहा है। ठीक है, चलिए यहां पर ईसा पूर्व छूट गया है। यहां लिख देता हूं 500। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं मध्यकालीन आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा में प्रिय साथियों कुछ भाषा होती है जिनके बारे में हमें देखना अनिवार्य रहेगा। चलिए आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो मध्यकालीन आर्य भाषा में हमारी भाषा हो जाती है, कलर कौन सा लिया जाए, इस प्रकार से थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं। आपकी जब ऋषि मुनियों का शासन समाप्त हो गया, इसके बाद कौन से धर्म का आगमन हुआ, आपके जैन धर्म का, जिसकी भाषा कौन सी थी आपकी, सॉरी बौद्ध धर्म का आगमन हुआ, जिसकी भाषा कौन सी थी, पाली भाषा। इसके बाद जब पाली भाषा का खत्म होता है या जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का समाप्त हो जाता है, इसके बाद कौन सा आ जाता है, जैन धर्म, जिसकी भाषा कौन सी थी, आपकी प्राकृत भाषा थी। ठीक है, इसके बाद प्राकृत भाषा के बाद आपकी एक और भाषा आ जाती है, कौन सी आती है, देखते हैं हम लोग यहाँ पर, पाली प्राकृत अपभ्रंश भाषा आ जाती है। क्या हो जाती है, अपभ्रंश। और अपभ्रंश के बाद एक और भाषा आ जाती है आपकी अवहट। अब देखिए यहाँ पर इनका समयकाल किस प्रकार रहा होगा। तो पाली का देखो 500 माइनस करना आपको, तो क्या करेंगे हम लोग पाली के बारे में, तो 500 से लेकर यहाँ पर कितना समयकाल रहा होगा, 1 ईसा पूर्व तक रहा। इसके बाद प्राकृत की बात करते हैं, 1 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक रहा होगा। अपभ्रंश की बात करते हैं तो 500 से लेकर 1000 ईस्वी तक रहा होगा। लेकिन अवहट जो भाषा है इसका समयकाल की बात करते हैं तो इसका समयकाल रहा है 900 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी तक इस भाषा का समयकाल रहा है। अब देखिए आप यहाँ पर 500 तो मैंने कहा, लेकिन यहाँ दिक्कत आ गई आपकी। तो यहाँ पर क्या होता है, अपभ्रंश भाषा और कुछ समय में अवहट का मिलाप हो गया। तो इसी काल को क्या कहा जाता है, इस भाषा के काल को संक्रमण काल कहा जाता है। आपके हिंदी में प्रश्न आता है कि किस भाषा के मेल मिलाप के कारण संक्रमण काल कहा जाता है, तो आप कहेंगे अपभ्रंश भाषा और अवहट भाषा के मेल मिलाप के काल को संक्रमण काल कहा जाता है। अब आधुनिक आर्य भाषा की ओर बात करते हैं तो यह कौन सी है, हिंदी, जिसको बड़ा विस्तृत इसका इतिहास है, हम भाषा के विकास क्रम में अच्छे से पढ़ेंगे। और इसकी समय अवधि की बात करते हैं तो यह साथियों 1000 ईस्वी से लेकर आज तक इसका समयकाल माना जाता है। ठीक है, चलिए मुझे उम्मीद है, आशा है। वैदिक संस्कृत की बात करते हैं तो साथियों जो वेद पुराण उपनिषद है वो किस संस्कृत में लिखे गए हैं, वैदिक संस्कृत में। लेकिन लौकिक संस्कृत की बात करते हैं तो लौकिक संस्कृत वह संस्कृत होती है जिसे हम आज के समय में पढ़ते हैं। यानी कह सकते हैं जो आज के समय में हमारी संस्कृत है वे क्या कहलाती है, लौकिक संस्कृत। जो बाकी के ग्रंथ है किस में लिखे गए हैं, इसमें लिखे गए। लौकिक संस्कृत का पहला ग्रंथ किसे कहा जाता है, रामायण को कहा जाता है। और रामायण का है किसने लिखा था, वाल्मीकि जी ने लिखा था। तो पहला ग्रंथ होने के कारण लौकिक संस्कृत में जो पहला ग्रंथ था क्या है, रामायण। रामायण यानी इसको आदि ग्रंथ कहा जाता है। और पहले ग्रंथ को लिखने वाला जब उसे आदि ग्रंथ कहा जाता है तो आदि कवि किसे कहा जाता है, वाल्मीकि जी को कहा जाता है। मुझे उम्मीद है साथियों, आशा है आपको इस वीडियो से अवश्य लाभ हुआ होगा। यदि लाभ हुआ तो आप कमेंट के माध्यम से सहमति जता सकते सर कि इस सीरीज को कंटिन्यू कीजिए। यदि कंटिन्यू में आपका सहयोग अच्छा मिला, रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो मैं इस सीरीज को जारी कर दूंगा। तो उम्मीद है साथियों, इन्हीं वाणियों के साथ में इस छोटे से वीडियो में आपको समझाने के प्रयास था और मैं अवश्य सफल हुआ ऐसी अपेक्षा करूंगा। तो शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अपनों और अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, खुश रहे। जय हिंद, जय भारत, जोहार, शुभ रात्रि।